तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। वेंसडे का दिन, बुधवार की सुबह, और सुबह सुबह एक खबर अमृतसर से। अमृतसर में हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल और उसके अंदर एक शूट आउट यानी गोली चलने की खबर। गोल्डन टेम्पल के अंदर गोली चले अपने आप में बड़ी बात है, और इत्तेफाक से ये जो कुछ हुआ वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और कैमरे की वो तस्वीरें पूरे देश और दुनिया ने देखी। तो आज की कहानी ये है कि पंजाब के एक्स डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, जो कि एक धार्मिक सज़ा काट रहे हैं, अकाल तख्त के द्वारा सुनाई गई जो सज़ा है, अगले 10 दिनों तक उन्हें वो सज़ा काटनी है, उनके गुनाहों के लिए जो सज़ा सुनाई गई। और कैसे इसी सज़ा के दौरान एक शख्स पहुंचता है गोल्डन टेम्पल के अंदर, और फिर तमाम भीड़ के दरमियान एक निशाना बनाने की कोशिश करता है, और सेकंड भर के हेर फेर से कैसे सुखबीर सिंह बादल बच जाते हैं। ये सीसीटीवी तस्वीर पहले आप देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीर है। सुबह के करीब 9:28 हुए, 9:28, और इस तस्वीर में ये जो जगह है ये गोल्डन टेम्पल यानी हरमिंदर साहब जो है उनका मेन गेट है। और उस गेट के आप देखेंगे तो दाहिनी तरफ व्हील चेयर पर एक शख्स बैठे हैं। ये कोई और नहीं, सुखबीर सिंह बादल हैं, पंजाब के एक्स डिप्टी सीएम और अकाली नेता। सुबह सुबह ये बैठे हैं, इनको 9 से 10 बजे तक बैठना था, और इसी 9 से 10 के दरमियान ये वाकया होता है। सुखबीर सिंह बादल जो व्हीलचेयर पर बैठे हैं, उनके गले में एक तख्ती है, और ये तख्ती भी उसी सज़ा का एक पार्ट है जो उन्हें सुनाई गई अकाल तख्त के ज़रिए, और उसको लेकर ही ये सज़ा काटनी है। वो तख्ती में जो लिखा है ताकि लोग उसे पढ़ें, उससे सबक लें। ये जो गले में तख्ती है, इस पर जो लाइनें हैं वो लाइनें ये है पूरी कि किसी से बैर न रखना, किसी से बैर न रखने वाले हैं हमारे गुरुपूरक, हम अपराधी हैं और आप बख्शने वाले हैं, हम आपके पास आकर निर्मल हो जाते हैं। तो एक तरह का प्रायश्चित नामा है जो इस तख्ती पर लिखा हुआ है, जिसे सुखबीर सिंह बादल को गले में टांग कर और अपनी सज़ा के दौरान पहनना ज़रूरी था। और अचानक उसी दौरान एक शख्स आता है बड़े आराम से, और उसके बाद जैसे ही सुखबीर सिंह बादल बस थोड़े से ही फासले पर होते हैं, वो अपनी शायद कमर की तरफ हाथ डालता है, एक पिस्टल निकालता है 9mm जो प्रोहिबिटेड है, और इससे पहले कि वो निशाना बादल की तरफ लेता, अचानक सुखबीर सिंह बादल की दाहिनी तरफ खड़ा एक शख्स देख लेता है, और वो लपकता है, दौड़ता है, और अचानक उसका वो हाथ पकड़ लेता है जिस हाथ में वो पिस्टल है, और फिर उस पिस्टल का रुख अब आसमान की तरफ। अब हाथ में पिस्टल देखकर बाकी लोग भी उसके ऊपर झपटते हैं, लेकिन पिस्टल का जो ट्रिगर था भी उसकी उंगली उसके करीब थी, और उसी छीना झपटी में वो उंगली उस ट्रिगर को दबा देती है। गोली चलती है, गोली की आवाज़ आती है, और ये गोली हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल की दीवार से जाकर टकराती है, और इसके बाद उसे दबोच लिया जाता है। फिर वो हथियार कब्जे में ले लिया जाता है। इस दौरान में सुखबीर सिंह बादल की आसपास जो लोग खड़े थे वो उनको एक तरह से घेर लेते हैं। जिस शख्स ने जान पर खेल कर इस हमलावर को पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ा जिस हाथ में पिस्टल है, और उस हाथ को फिर आसमान की तरफ ले गया, वो कोई और नहीं, पंजाब पुलिस का ही एक शख्स है। सादी वर्दी में उसे बादल के साथ रखा गया था। सुखबीर सिंह बादल को बहुत सारे थ्रेट्स हैं, और उन्हें जेड कैटेगरी की ऑलरेडी सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन अब गोल्डन टेम्पल यानी हरमिंदर साहब में पूरे फोर्स के साथ तो हो नहीं सकते, तो इसीलिए उनके कुछ अपने लोग और पंजाब पुलिस के कुछ लोग, उनको डिप्यूट किया गया था सादी वर्दी में। अब हरमिंदर साहब की खासियत ये भी है कि वहाँ आप जो भी जाता है उसकी तलाशी नहीं होती है, क्योंकि एक सम्मान के तौर पर। तो इस शख्स की भी तलाशी नहीं ली गई, और इसीलिए आराम से हथियार लेकर वहाँ पहुँच गए। तो इसीलिए तलाशी जब नहीं है तो कोई भी हथियार ले जा सकता है, हालांकि गोल्डन टेम्पल में ऐसा होता नहीं। ये शख्स जो आया, ये भी पहले गोल्डन टेम्पल में आया, फिर वो वहाँ पर जाकर इसने अपने हाथ पैर वहाँ पे धुले, और उसके बाद अब उसको अंदर जाना था, लेकिन अंदर जाने की बजाय वो गेट की तरफ आ गया था।
जो इसने गोली चलाई थी वो भी जाकर पानी में गिरा था, उसका खोखा, और पानी में तैरता वो दिखाई भी दिया। तो खैर उसे पकड़ लिया गया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की तस्वीरें, सब कुछ सामने है, आपने से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। अब सवाल ये था कि ये शख्स है कौन, इसने बादल पर गोली क्यों चलाने की कोशिश की, क्यों सुखबीर सिंह बादल की जान लेना चाहता था, और सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब के एक्स डिप्टी सीएम है, वो गोल्डन टेम्पल के मेन गेट पर एक पहरेदार की तरह क्यों सज़ा काट रहे हैं, गले में तख्ती क्यों है, और उन्होंने क्या गुनाह किए। तो पेश है पूरी कहानी। पहले सज़ा की बात, उसके बाद गेट तक आएंगे। 2007 से लेकर 2017 तक सुखबीर सिंह बादल और उनकी सरकार, उनके कैबिनेट पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, और वो इल्ज़ाम बड़े गंभीर थे। जो इल्ज़ाम लगे थे उनमें से सबसे बड़ा एक इल्ज़ाम था गुरमीत राम रहीम को लेकर। गुरमीत राम रहीम को आप सभी जानते होंगे, पता नहीं रॉक स्टार और क्या क्या चार्जिंग और क्या क्या नाम था उनका। तो गुरमीत राम रहीम ने एक बार सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की नकल करने की कोशिश की थी, उनके जैसे कपड़े पहनकर, अमृत चखने, सारी चीज़ें। तो एक तरह से ये जो चीज़ की गुरमीत राम रहीम ने, वो ईश निंदा थी। तब आप किसी को भी आप भगवान, गुरु, उसके बराबर किसी को आप लाकर खड़ा करें या दर्जा दें, तो ईश निंदा की कैटेगरी में आता है। तो इसके लेकर सिखों की भावनाएं बुरी तरह से भड़की, इसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ और मुकदमा दर्ज हुआ, बाकायदा FIR हुई ईश निंदा के मामले में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ। एक तरफ पूरी सिख कौम गुरमीत राम रहीम के इस आचरण से नाराज़ थी, गुस्सा थी, क्योंकि उनके 10वें गुरु का एक तरह से आप बराबरी करने की कोशिश, नकल करने की कोशिश कर रहे हो, ये हो नहीं सकता। तो इसीलिए मुकदमा भी दर्ज हुआ। ये हुआ कि गुरमीत राम रहीम अब गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने गुरमीत राम रहीम को माफ़ी दिलवा दी, और उनकी कैबिनेट ने। तो जब माफ़ी दिलाई तो फिर इससे सिख भी नाराज़ हुए कि आप इस तरह से कैसे उसको माफ़ कर सकते हो। तो इसीलिए बादल से बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए, और उस वक्त अकाल तख्त ने भी जो बादल थे उनकी तरफ से इस पैरवी की वजह से अकाल तख्त के ज़रिए भी गुरमीत राम रहीम को माफ़ी दिलवा दी थी। हालांकि बाद में अकाल तख्त ने अपना ये फैसला पलट दिया था। तो एक उनके पर बड़ा इल्ज़ाम ये था। एक सुमेध सिंह सैनी, इसकी पूरी कहानी सुनाई है मैंने आपको सुमेध सिंह सैनी की। सुमेध सिंह सैनी के ऊपर एनकाउंटर के नाम पर पंजाब में बहुत सारे बेगुनाहों की जान लेने के इल्ज़ाम थे, जिसमें सिख नौजवान भी थे, हिंदू नौजवान भी थे, बाकी भी थे। और एक कहानी तो मैंने आपको सुनाई थी कि कैसे एक परिवार के 3 लोग पिछले 25-30 सालों से आज भी गायब हैं। डिटेल में वो कहानी सुनाई थी, और उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। लेकिन बादल सरकार इतने करीबी सुमेध सिंह सैनी के वजह न मालूम क्या कि वो लगातार सुमेध सिंह सैनी को प्रमोशन देते रहे, और फिर ऐसी शख्स जिस पर एनकाउंटर के नाम पर बेगुनाहों को लेकर मारने के इल्ज़ाम थे, बादल सरकार ने उसे पंजाब का सबसे बड़ा पुलिस अफसर यानी कि DGP बना दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब। तो इसको लेकर भी सिख नाराज़ हुए कि ये क्या है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके अलावा एक और बेअदबी की घटना हुई थी। ये घटना 12 अक्टूबर 2015 की थी, जब बरगाड़ी फरीदकोट के पास गुरुद्वारा साहिब से जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 110 अंग चुरा लिए और फिर उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। तब भी ये बादल सरकार थी, और उस वक्त गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल थे, जो बाद में डिप्टी CM बने। तो इस मामले की उन्होंने वक्त रहते जांच ही नहीं की, इसको सीरियसली लिया नहीं, और जो भी इस मामले के दोषी थे उनको सज़ा भी नहीं दिलवाई। तो एक ये भी घटना थी। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर ये हुआ कि बादल सरकार जो सिखों और सिख हितों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, न उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है, न कुछ उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर रही है। तो इसी सब को लेकर ये मामला अकाल तख्त में पहुंचा। अकाल तख्त ने बाकायदा नोटिस दिया और पूरी सुखबीर सिंह बादल और उनके कैबिनेट के तमाम लोगों को कहा, आप पे ये इल्ज़ाम है और आप बताइए, आकर सफाई दीजिए। तो इन्होंने अपना
लिफाफे के ज़रिए सफाई दी, उसके बाद सुनवाई हुई, 5 सबसे बड़े तख्त, उनके सर्वोच्च लोग बैठे। और अभी मंडे को यानी 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिसंबर को अकाल तख्त ने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में सुखबीर सिंह बादल समेत करीब 18 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें तनखैया करार दिया। तनखैया एक धार्मिक सज़ा के तौर पर उस शब्द का इस्तेमाल होता है, और अब उन्हें ये थी कि चूँकि धार्मिक सज़ा होगी, इसमें कोई जेल और ये सब होता नहीं है, तो अब तनखैया करार देते हुए हर एक के हिस्से में सज़ा सुनाई जानी थी। तो हर एक के हिस्से में सज़ा हुई कि आप हरमिंदर साहब में आप रसोई साफ़ करेंगे, आप टॉयलेट साफ़ करेंगे, आप खाना वाला काम जो है वहाँ की सफाई करेंगे, खाना बनाएंगे। सबके हिस्से में सबको दे दी गई कि ये सज़ा देनी, मतलब पूरी करनी है, और सबको 10-10 दिन तक ये करना है। आपको जूते चप्पल साफ़ करने हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। सुखबीर सिंह बादल की कुछ वक्त पहले चोट लग गई पैर में, बाएं पैर में, तो वो चल नहीं पाते, तो इसीलिए वो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब सज़ा हो गई और ये है कि मंडे को फैसला आया, और उस फैसले के तहत ये कि अगले 10 दिन के अंदर आपको ये सज़ा पूरी करनी है। तो ट्यूसडे से ये सज़ा शुरू होनी थी, यानी कि 3 दिसंबर से। अब सज़ा तो सज़ा थी, पूरी करनी थी। तो फिर ये हुआ कि ये चल नहीं पा रहे थे, इनको क्या काम दिया जाए। तो ये तय हुआ कि गोल्डन टेम्पल के मेन गेट पर जो एक पहरेदारी होती है, एक पहरेदार जो बैठता है, वो भूमिका अगले 10 दिनों तक सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान एक्स डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल निभाएंगे। तो उन्हें वही पहरेदार की पोशाक पहनाई गई, वही नीले कपड़े, ड्रेस, और साथ में गले में वो तख्ती, एक तरह से माफ़ीनामा वाला, और फिर वही व्हील चेयर पर वो गेट के पास बैठ गए। लेकिन सुखबीर सिंह बादल के दुश्मन, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी धमकियाँ हैं, बहुत सारे लोग जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके भी निशाने पर हैं। तो पंजाब पुलिस को भी ये खबर थी, तो ये था कि उनकी सिक्योरिटी के लिए सादी वर्दी में पुलिस तैनात कर दिए गए। तो पहला जो सज़ा का दिन था वो था ट्यूसडे, यानी कि कल। उस दिन यानी 3 दिसंबर को वक्त पर 9 से 10 वो आए और उसी गेट पर एक पहरेदार की तरह बैठ गए, और इस दौरान में उन्हें खामोश रहना था, और वो 1 घंटा पूरी तरह से बैठे रहते। उनकी नज़रें भी सामने नहीं थी, उनका अगर आप पूरा बॉडी वो देखें तो नज़रें ऐसी थी जैसे उसी तख्ती की तरफ हैं जो उनके गले में डाला गया है। अब सुखबीर सिंह बादल एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, सभी जानते उन्हें, तो जो भी आते लोग देखते, जो सिख समुदाय से थे उन्हें पता था कि यहाँ क्यों बैठे हैं, ये सज़ा भुगत रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग तो जो नहीं जानते थे, तो वो देखकर हैरान थे। पहला दिन 9 से 10 यानी कि ट्यूसडे को ठीक से गुजर गया। उन्होंने 1 घंटे की सज़ा काटी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने जाकर रसोई की सफाई की और फिर चले गए। बीच में यह भी था सज़ा का पाठ कि इन सब करने के दौरान में 1 घंटा उन्हें कीर्तन भी सुनना है, तो उन्होंने वो भी सुना। अब आया सज़ा का दूसरा दिन, अभी पूरे 10 दिन काटने थे। तो आज यानी कि वेडनेसडे को, यानी कि 4 दिसंबर को सुबह वक्त पर 9 बजे से पहले ही वो पहुंच गए गोल्डन टेम्पल, वहाँ के मेन गेट पर, वैसे ही जहाँ कल थी। अपनी ड्यूटी संभाली, व्हील चेयर पर बैठ गए और पहरेदारी शुरू कर दी जैसे पहरेदार करते हैं। अब जब वो 9 बजे के ठीक साथ शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग आने जाने लगे। एक महिला आई इसी दौरान। उस महिला ने देखा कि गेट पर एक बुजुर्ग शख्स बैठा है और गले में वो भी है। उसे धोखा हुआ, उसे लगा कि ये कोई मतलब एक तरह से हरमिंदर साहब के ख़ास लोगों में से हैं, तो उसने बाकायदा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तभी बाकी जो आसपास खड़े थे उनको फिर बताया गया कि ये वो हैं और सज़ा काट रहे हैं, तो बेचारी वहाँ से हट गई। इसके बाद बहुत सारे लोग आते गए, गुजरते गए, देखते गए। अच्छा, अखबारों में भी खबर थी तो बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आ रहे थे कि पहरेदारी की सज़ा, एक पहरेदार के तौर पर एक राज्य का मतलब डिप्टी सीएम आज एक जगह पहरेदार की सज़ा काट रहा है, तो वो भी देख रहे थे। भीड़ भी थी, सुरक्षा गार्ड भी थे, पुलिस वाले भी थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 9:28 पर एक शख्स पहुंचा और उसने पिस्टल निकाली और गोली चला दी। और उसके बाद जो हुआ मैंने आपको वो सारी चीज़ें तो बता दी। अब सवाल ये है कि ये शख्स कौन था जिसने गोली चलाई। इस शख्स का नाम है नारायण सिंह चौरा।
नारायण सिंह चौरा वो शख्स है जो सुखबीर सिंह बादल और बादल परिवार को शुरू से सिख विरोधी मानता है और कहता है इस परिवार ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो सिखों के हितों के खिलाफ है। और नारायण सिंह चौरा काफ़ी वक्त तक जेल में रहा। इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये पाकिस्तान भी गया। खालिस्तान समर्थक एक गुट है जो अब थोड़ा सा अफेक्टिव उतना नहीं है, निष्क्रिय है, ये उसका सदस्य रहा। और बुड़ैल जेल जो ब्रेक हुआ था, बहुत चर्चित, जिसकी कहानी भी मैंने आपको सुना रखी, उसमें भी ये एक्यूज था। हथियार, टेररिज्म, इन सब मामलों में बीच बीच में ये गिरफ्तार हुआ। लास्ट टाइम 2022 में ये जेल से ज़मानत पर बाहर आया था, 2022 में, 2 साल हो गए, और तब से ये ज़मानती ज़िंदगी जी रहा था। नारायण सिंह चौरा को भी पता था कि अकाल तख्त ने ये सज़ा सुनाई है। जब ये मामला अकाल तख्त में जा रहा था, कई महीने हो गए, तब इसने जुलाई में एक पोस्ट भी किया था और उसने कहा कि ये सिर्फ अपना चेहरा छुपाने के लिए सब कर रहा है और ये माफ़ी के काबिल नहीं है। तो इसकी दुश्मनी थी और ऐसे ही कई और लोग थे, इसीलिए पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी भी रखी थी। लेकिन कमाल ये है कि नारायण सिंह चौरा जैसा शख्स हाथ में हथियार लेकर एक पंजाब के एक्स डिप्टी सीएम को मारने के लिए आ रहा है। ये वो नारायण सिंह चौरा जो एक बेहद पढ़ा लिखा शख्स, मतलब जिसने बुक्स लिखे। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है, वहाँ पर चौरा गांव, वहीं का रहने वाला है नारायण सिंह चौरा। और इसने अपनी, मतलब आप इसकी पढ़ाई लिखाई देखिए और फिर देखिए ब्रेन वॉश कैसे होता है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से इसने अच्छे खासे स्कूल से, मतलब वहाँ पे पढ़ाई की और फिर शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर से इसने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद फिर इसने सिख प्रीचर यानी सिख गुरु बनने की भी एक तरह से पढ़ाई की। फिर इसने ज्ञानी की डिग्री ली, ये भी एक धार्मिक डिग्री है, पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया इसने। फिर इसने बहुत सारे बुक्स लिखे, आर्टिकल लिखे, पोएम लिखे, नॉवेल लिखे और बाद में एसजीपीसी का ये प्रीचर भी बना। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इसके रास्ते खालिस्तान समर्थकों के तरफ मुड़ते गए और उसके बाद ये अलग अलग कई ऐसे समर्थकों और संगठनों के साथ जुड़ता गया। फिर इसने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली, पाकिस्तान से वापस आया और पंजाब विरोधी और खालिस्तान समर्थक बहुत सारे ऐसे मूवमेंट में ये शामिल रहा। बीच बीच में पकड़ा गया, जेल गया, फिर बाहर आया और 2 साल से बाहर था। बट इस पूरे मामले में सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो पिस्टल इसके पास था जिससे इसने सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई, वो 9mm की पिस्टल थी। 9mm की पिस्टल हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है, या तो फोर्सेस, आर्म्स फोर्सेस या पुलिस सिर्फ 9mm पिस्टल का यही इस्तेमाल करते हैं। आम लोगों को 9mm का पिस्टल रखने की इजाज़त ही नहीं है अपने देश में। अब नारायण सिंह चौरा के पास 9mm का पिस्टल होना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। कहते हैं कि जो पंजाब है पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, तो पाकिस्तान से स्मगल होकर ये सारे हथियार पहुंचते हैं, जैसे ड्रग्स पहुंचते हैं। लेकिन 9mm का पिस्टल नारायण सिंह चौरा लेकर गोल्डन टेम्पल में घुसता है तो ये सिर्फ इसके अकेले की बस की बात होगी, इसको लेकर पुलिस को डाउट है। इसका मतलब है कि पीछे साजिश लंबी है। अब चौरा के पीछे कौन है? अब नारायण सिंह चौरा से जब बातचीत होगी, पूछताछ होगी, तो शायद उसका खुलासा हो। लेकिन पंजाब पुलिस को लगता है कि ये गहरी साजिश है। हालांकि सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि इसी पंजाब पुलिस की सादी वर्दी में तैनात सुखबीर सिंह बादल के इर्द गिर्द और वो एक शख्स जो अकेला, जिसने झपट्टा मारा सबसे पहले, अगर वो सेकंड भर भी थोड़ा सा रिएक्शन टाइम उसका स्लो होता, कुछ भी हो सकता था आज। और उस वीडियो में आप देखेंगे कि जब वो गोली चलती है तो सुखबीर सिंह बादल के करीब राइट हैंड पे एकदम गेट के पास एक और शख्स खड़ा है और वो गोली जो है दीवार पे लगी ठीक उसके सर के ऊपर से जाकर, मतलब वो भी अगर ज़रा सा हाथ नीचे की तरफ होता तो बराबर में खड़े हुए शख्स को भी गोली लग सकती थी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है और शायद गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहब के अंदर ये कुछ हुआ, तो इसलिए इन लोगों की जान भी बच गई। अब
क्यों, कैसे, कौन कौन लोग पीछे हैं, इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, जांच जारी है और इसमें जो भी अब सच्चाई आएगी, इस साजिश की परतें खुलेंगी, वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। पता नहीं, मैं शायद गलत हूं, अगर गलत हूँगा तो आप लोग मुझे सही कीजिएगा अपने मेल का और बाकी चीज़ों के ज़रिए। पर मुझे लगता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये शायद पहला मौका था जब गोल्डन टेम्पल के अंदर गोली चली। मुझे याद नहीं है कि इस बीच में और चली हो, और ये अपने आप में बेहद संगीन और मतलब अफसोस वाली बात है। तो ये थी आज की कहानी। पर कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला, ये सिलसिला शुरू करो उससे पहले एक ज़रूरी बात जो याद आई अचानक। कल की कहानी सुनाई थी आप लोगों को, और उसको लेके मैं मेल तो पढ़ता हूँ, आपको पहले भी बताया है, मेरे बारे में लगभग सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होती है। कमेंट्स बहुत कम पढ़ता हूँ। तो जब मैंने कल कमेंट्स पढ़े तो बड़ी अजीब चीज़ देखी मैंने। मेजॉरिटी जो क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ, उन सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने, मतलब जितने मैंने कमेंट्स पढ़े, मैं कहूँ अगर उसमें से 90% लोगों ने ये कहा कि सर ऐसी कहानी मत सुनाया कीजिए। और उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे भी छोटे बच्चे हैं, और कई, ज़्यादातर लोगों का ये था कि ये कहानी 2 मिनट से ज़्यादा हम नहीं सुन पाए और हमने बंद कर दिया। जिन लोगों ने भी ये लिखा है, मैं एकदम उनके सपोर्ट में हूँ, और ये सच है कि शायद ये सुनी जा ही नहीं सकती। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो शुरू में कल मैंने कहा था, वो लाइनें भी मुझे याद है कि मैं किस तरीके से वो कहानी सुना रहा था। लेकिन ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था, और वो ये कि ये नॉर्थ ईस्ट के जो भी इलाके हैं, 7 सिस्टर्स, उनकी स्टोरी जो मेन नेशनल मीडिया है उसमें बहुत कम देखने को मिलती है। और मेरी जो क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद नॉर्थ ईस्ट से भी है, और उनके बहुत सारे मेल आए, तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। उसमें से ज़्यादातर मेल ये था कि ये इस स्टोरी को आपने दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। खुद मेरे एक ऑफिस में इसी मणिपुर से हैं, उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा था लास्ट फ्राइडे को कि आप एक बार, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको सुनाएं, उन्होंने कहा कि आप एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ पढ़ लीजिए, बाकी आप फैसला। और यकीन मानिए जब मैंने पढ़ा तो फिर मैं रोक नहीं पाया। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसी कहानियों से बहुत डिस्टर्बेंस होती है, इंसान डिस्टर्ब होता है, फैमिली वाले जिनके बच्चे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे आसपास अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम उससे आंखें भी नहीं मूंद सकते हैं, और ऐसी चीज़ें ना हो सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं। तो मुझे ये पता चला कि हमारी पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर ठीक मेरे ही जैसी बहुत इमोशनल है, और इसीलिए उन तमाम लोगों ने ये चीज़ें लिखी थी। बीच में कहीं कुछ कन्फ्यूज़न भी हो गया था, कई जगह मैं जो कुकी या फिर नगा या फिर मैतई में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इन नाम की वजह से। तो और एक जगह एक करेक्शन ये भी था कि वो जो फोर्सेस के साथ जो लोग मारे गए थे वो मैतई थे, कुकी नहीं थे। तो खैर अब वही सिलसिला अपना। आज अभिषेक शर्मा है, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक जी। और ये भेजा है सुमैल सिंह ने। साथ ही निखिलेश कुमार, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे निखिलेश जी। और ये प्रीति बिस जी के हस्बैंड हैं, और प्रीति जी ने मैसेज भेजा है स्पेशली निखिलेश जी के लिए, और वो ये कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आखिरी सांस तक आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो निखिलेश जी आप इतने लकी हैं, देखिए आपको इतनी प्यार करने वाली बीवी मिली है। हालांकि तमाम बीवियाँ अपने पति को ऐसे ही प्यार करती हैं, पति भी करते हैं। तो हैप्पी बर्थडे निखिलेश जी। साथ ही जुबली टोपनो, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जुबली टोपनो। और ये सेतेंग टोपनो की सिस्टर है। केविन कार्तिक का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे केविन। और ये विजय कुमार बार्ले ने भेजा है, और उनकी दादा दादी ने विश किया है। सामर्थ दुबे, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सामर्थ। और ये भेजा है ओम पटनायक ने। दिव्या शर्मा, इन्होंने एक सवाल भेजा है। इन्होंने कहा है कि आपने साबरमती, अभी एक फिल्म आई है जो अभी पार्लियामेंट हाउस में हमारे पीएम से लेकर तमाम लोगों ने भी देखा, साबरमती फाइल्स या साबरमती केस या स्टोरी, वही गुजरात वाला जिससे उसके बाद गुजरात दंगा भड़का था।
तो इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि साबरमती में ये दिखाया गया है कि कैसे मीडिया गलत चीज़ें भी पेश करती है दबाव में या फिर किस तरीके से, तो आप क्या कहेंगे। तो पहली चीज़ देवेश शर्मा जी मैंने अभी तक देखी नहीं है, मैं पक्का इस वीकेंड पे देखूंगा कि पहले तो उसमें दिखाया क्या है और फैक्ट्स क्या है। लेकिन हाँ, आपने जो कहा कि कई बार मीडिया ऐसा करती है, तो मैं ये बिल्कुल ये सच है कि कई बार मीडिया दबाव में काम करती है, कई बार मीडिया सच का झूठ, झूठ का सच भी बना देती है। ये एक ओपन सीक्रेट है कई बार, पर सभी नहीं। पर ये भी कहूँगा कि सभी नहीं तो सभी ईमानदार हैं, ये भी सही नहीं है। ये होता है, जैसे बाकी पेशे में बेईमानी होती है, मीडिया में भी कुछ बेईमानी है। इनका अगला सवाल ये था कि आप हमेशा सीबीआई की खिंचाई करते हैं या आप कहते हैं कि सीबीआई कोई भी केस ढंग से सॉल्व नहीं करती है, तो कभी आपकी मुलाकात किसी सीबीआई अफसर से होती है तो आपको कुछ कहते नहीं है, आपको धमकाते नहीं है। तो अभी देहरादून में ही मेरी सीबीआई अफसर से कई मुलाकात हुई, तो ऐसा नहीं है, उन्हें भी पता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारा काम ही है उनकी चीज़ों पे उंगली करना, उठाना। अब जैसे आरुषि केस हो या निठारी केस हो या फिर अभी सुशांत सिंह राजपूत ही हो, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम सवाल तो करेंगे। तो पर्सनल कुछ नहीं होता हमारे पेशे में। ये जितने भी अफसर हैं ये सब सीबीआई के नहीं, अलग अलग मतलब पुलिस फोर्स से ही होते हैं जिनको वहाँ भेजा जाता है। तो उनमें से बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, लेकिन जब बात स्टोरी की होती है तो फिर दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है, सिर्फ एक चीज़ होती है और वो है स्टोरी। तो उस पर सवाल पूछना लाजमी है। और जो सीनियर पुलिस अफसर होते हैं जनरली वो धमकी कम देते हैं। हाँ, ये करेंगे आपको कि आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपको स्टोरी नहीं बताएंगे, आपको कभी कुछ कन्फर्मेशन चाहिए वो नहीं करेंगे। ऐसा होता है, जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो रूठ जाए तो बात नहीं होती, तो ये भी होता है, लेकिन फिर बाद में दोस्ती हो जाती है। इसके अलावा श्रेष्ठ शर्मा, इन्होंने पूछा बल्कि कि आपने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक शख्स को शायद उम्र कैद की सज़ा मिली और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल की बजाय अस्पताल के वार्ड में गुजार दी। वो कौन सी कहानी थी? वो अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की कहानी थी, जो मधुमिता मर्डर केस में पकड़े गए थे। तो वो आप क्राइम तक में ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।